सबसे बड़ी खबर ईरान से आ रही है और वो ये है कि वहां पर सरकार का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों का दमन शुरू हो गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन इसके साथ ही वहां पर सरकार के पक्ष में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ईरान में इस समय दो तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पहला वहां के इस्लामिक शासन के खिलाफ यानी खमेनेई के खिलाफ, और दूसरा वहां की सरकार के पक्ष में। ईरान का स्टेट टीवी ऐसी तस्वीरें लगातार दिखा रहा है, जिसमें ईरान के अलग अलग शहरों में अब बहुत सारे लोग सरकार का समर्थन करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों के हाथों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनेई की तस्वीरें हैं और इसके साथ ही उन सुरक्षा कर्मियों के अंतिम संस्कार के दौरान भी जुलूस निकाले जा रहे हैं जिनकी मौत इस आंदोलन के दौरान हुई है। यानी ईरान की सड़कों पर अब दोनों तरफ आमने सामने अलग अलग विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, एक सरकार के पक्ष में और दूसरा सरकार के विरोध में। और इन दोनों प्रदर्शनों के साथ नैरेटिव की एक अलग ही लड़ाई चल रही है। अब एक दावा अमेरिका के मानव अधिकार संगठन ने किया है और कहा है कि इस प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। ईरान की सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है और अमेरिका की टाइम मैगजीन के मुताबिक भी तेहरान के एक डॉक्टर ने उन्हें यह बताया है कि वहां के 6 अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है और इनमें से ज्यादातर को गोलियां लगी थी। ईरान की राजधानी तेहरान से आई एक तस्वीर में एक फॉरेंसिक मेडिकल सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हैं और ये सभी अपने करीबी लोगों के शवों की पहचान करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और इस तस्वीर में ये साफ देखा जा सकता है कि जमीन पर दर्जनों बॉडी बैग्स रखे हुए हैं जिनके अंदर डेड बॉडीज हैं। तेहरान में किसी प्रदर्शन या हिंसा में मारे गए लोगों के शव अक्सर इसी फॉरेंसिक मेडिकल सेंटर में लाए जाते हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन बॉडी बैग्स में उन प्रदर्शनकारियों के शव हैं जो सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। तो अगर आप इन बॉडी बैग्स को गिनेंगे तो हो सकता है कि इनकी संख्या सैकड़ों में हो। हालांकि ईरान के स्टेट टीवी ने यह दावा किया है कि हथियारों से लैस प्रदर्शनकारियों ने गोलियां चलाईं, जिसकी वजह से यह मौत हुई है। हालांकि अभी जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये वीडियो किस तारीख को रिकॉर्ड किए गए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस समय ईरान से खबरें बाहर नहीं आ रही और वहां पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और इसीलिए वहां से आ रही खबरों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना बहुत मुश्किल है। ईरान के एक और वीडियो की सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें तेहरान की सड़कों पर रात में बहुत बड़ी भीड़ मार्च कर रही है, जिसमें लोग तालियां बजाकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये एक और वीडियो देखिए।
ईरान में पिछले करीब 4 दिनों से इंटरनेट और टेलीफोन की जो सर्विसेज हैं वो पूरी तरीके से बंद है। ईरान की सरकार ने विरोध प्रदर्शनों की सोशल मीडिया पर कवरेज रोकने के लिए डिजिटल ब्लैकआउट कर दिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इलॉन मस्क से ये कहा है कि वो अपने स्टार लिंक सैटेलाइट के जरिए ईरान में इंटरनेट की सुविधा बहाल करें। जैसा कि आप जानते हैं, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के पास स्टार लिंक सैटेलाइट का एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया के किसी भी देश में इंटरनेट की सर्विस स्वतंत्र रूप से दे सकता है। यानी किसी देश की सरकार ने अगर लोकल इंटरनेट ब्लॉक भी कर दिया हो तो भी ये जो सर्विस है स्टार लिंक की, ये वहां पर इंटरनेट की सर्विस दे सकती है। हालांकि ईरान की संसद ने पिछले साल ही एक कानून पास किया था जिसके मुताबिक अगर ईरान में कोई व्यक्ति स्टार लिंक इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और सरकार को लगे ऐसा कि इससे देश के खिलाफ कोई जासूसी हो रही है या इसके जरिए कोई देश विरोधी काम हो रहा है, तो उस व्यक्ति को जेल से लेकर मौत की सजा दी जा सकती है। और यह भी कहा जा रहा है कि ईरान की सरकार ने अपने देश में स्टारलिंक की सर्विस को जैम कर दिया है और ऐसा करने की टेक्नोलॉजी उन्हें शायद रशिया या फिर चाइना से मिली है। इसके बावजूद पूरे ईरान में इंटरनेट की सर्विस बंद नहीं हो पाई है। ईरान में कई स्थानों पर स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड बहुत धीमी हो गई है और कई जगहों पर तो इसका नेटवर्क पूरी तरीके से बंद है। इस समय इंटरनेट एक हथियार बन गया है और इसे कंट्रोल करने की जंग ईरान की सड़कों से लेकर आसमान में घूमते सैटेलाइट्स तक पहुंच चुकी है। तो आप आज ये भी देखिए कि जो नए ज़माने के प्रोटेस्ट हैं, जो नए ज़माने की बगावत होती है, वो हथियारों से नहीं होती, वो इंटरनेट से होती है, वो सोशल मीडिया से होती है। और सरकारें जो सबसे पहला काम करती हैं वो यही कि वो सबसे पहले इंटरनेट को ब्लॉक करती हैं, क्योंकि आजकल जो विद्रोह होता है, बगावत होता है, उसका जो सबसे बड़ा हथियार है वो इंटरनेट होता है। अब आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान सुनिए। Well, we're going to be talking about that. We may get the internet going, if that's possible. We may speak to Elon, because as you know, he's very good at that kind of thing. He's got a very good company. So we may speak to Elon Musk. And in fact, I'm going to call him as soon as I'm finished with you. तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सरकार इन विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए सारी सीमाएं लांघ रही है। अमेरिका ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों की गंभीरता से निगरानी कर रहा है, इन पर नजर रखे हुए है और इसके बारे में बहुत मजबूत विकल्पों पर वो विचार कर रहा है और इनमें सैनिक हमला भी शामिल हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप मंगलवार यानी 13 जनवरी को अपने वरिष्ठ सलाहकारों के साथ ईरान को लेकर एक बैठक करने वाले हैं और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस बैठक में 4 विकल्पों पर चर्चा हो सकती है कि 4 चीजें अमेरिका जो कर सकता है ईरान के बारे में। पहला, ईरान पर सैन्य हमला कर सकता है। दूसरा, एक सीक्रेट साइबर हथियारों से हमला कर सकता है, यानी ईरान में इंटरनेट, कम्युनिकेशंस, बिजली और मिलिट्री ठिकानों पर एक डिजिटल हमला कर सकता है। तीसरा, ईरान पर और भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला ले सकता है। और चौथा, ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन करने वालों को ऑनलाइन मदद कैसे दी जाए, ये भी अमेरिका सोच सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक वो ईरान के विपक्षी नेताओं से भी संपर्क में हैं और उन्होंने बताया है कि ईरान के नेताओं ने शनिवार यानी 10 जनवरी को उनसे संपर्क किया था और कहा था कि वो बातचीत करना चाहते हैं। इधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी ये कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला जरूर करेंगे। और आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 2 बड़ी बातें कही। पहला, ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर ईरान पर युद्ध थोपा गया तो वो इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। और दूसरा, ईरान अब भी बातचीत के लिए तैयार है। عوامل مسلح در بین تظاهرکنندگان مشاهده شدند که به سمت نیروهای انتظامی ما به سمت پلیس شلیک می‌کردند و از اون مهمتر این که ما متوجه شدیم که اونها نه تنها به پلیس بلکه به مردم عادی هم شلیک میکنن. فکر میکنم به زودی بعد از تسلط کامل امنیتی اینترنت دوباره باز خواهد شد.
तो देखिए, एक समझने वाली बात अब वहाँ पर यह है जो आज हुआ है, और तस्वीरें आप देख ही पा रहे हैं। एक तो ईरान में अब दोनों तरह के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, एक सरकार के खिलाफ और एक सरकार के पक्ष में। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं, दोनों पक्षों के अलग अलग आरोप हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं वो ये कहते हैं कि ईरान की पुलिस और वहाँ के सुरक्षा बल अब प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं, और इसलिए सैकड़ों की संख्या में, बल्कि कई लोग तो हजारों की बात भी कर रहे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। लेकिन ईरान से ये सारी खबरें जो हैं ये बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन ईरान की सरकार ये कहती है कि इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोग ऐसे हैं जो हथियार लेकर इनमें घुस जाते हैं और वो अचानक आम जनता पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, और ये हो सकता है कि किसी विदेशी इशारे पर हो रहा हो। अब ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि गोली अंदर कौन चला रहा है, ये ईरान के पुलिस के लोग चला रहे हैं या फिर कोई और लोग हैं जो इन प्रदर्शनकारियों के बीच जाते हैं और गोलियां चलाते हैं। ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान की ही पुलिस और जो ईरान की पुलिस और सुरक्षा बल हैं वो बिना वर्दी के आम लोगों की तरह इन प्रदर्शन के अंदर घुस जाते हैं, और हो सकता है वही वहां पर इस प्रकार के हमले कर रहे हों। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जिस देश में इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया गया है, मीडिया ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, वहां से सही खबर को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। अब ईरान के प्रदर्शनकारी सिर्फ वहां की सत्ता ही नहीं बदलना चाहते, बल्कि ईरान का राष्ट्रीय ध्वज भी बदलना चाहते हैं। ईरान के ममदान प्रांत में प्रदर्शनकारियों ने एक ऐसा झंडा लहराया जो ईरान के राष्ट्रीय ध्वज से अलग था, और आप इस समय उसी तस्वीर को देख रहे हैं। और इस तस्वीर की आज पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा हो रही है। ईरान से करीब 6000 किलोमीटर दूर लंदन में एक प्रदर्शनकारी ने 10 जनवरी को ईरान के दूतावास से ईरान का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज हटा दिया और उसकी जगह एक दूसरा झंडा लगाया जिसमें एक पुराना शेर और सूरज दिखाई देता है। ये ईरान का पुराना झंडा है जिसे वहां पर लगा दिया गया, फहरा दिया गया। अब आपको ये दिखाते हैं कि ये ईरान के राष्ट्रीय ध्वज जो हैं, दो झंडे हमने आपको दिखाए, ये अलग कैसे हैं। आप इस समय दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहला ईरान का राष्ट्रीय ध्वज है जिसे वर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अपनाया गया था, और दूसरा वो झंडा है जो वर्ष 1979 से पहले ईरान की पहचान हुआ करता था। तो एक है आज का झंडा और एक है 1979 की क्रांति से पहले का झंडा। इस समय ईरान का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें अरबी भाषा में धार्मिक शब्द लिखे हुए हैं, और पुराने झंडे में एक शेर था जिसके हाथों में तलवार थी और उसके पीछे एक उगता हुआ सूर्य था। शेर, उगता हुआ सूर्य और हरा, लाल, सफेद रंग, ये तीनों ज़ोरास्ट्रियन धर्म के पवित्र चिन्ह माने जाते हैं। 7वीं सदी में इस्लाम धर्म के ईरान पहुंचने से पहले वहां के लोग इसी धर्म का पालन करते थे, और इस्लाम के आने के बाद जब ईरान में इस धर्म का दमन हुआ तो इसके कुछ अनुयायी भारत आ गए थे, और वो आज भी अपने इस धर्म की परंपराओं को बचाकर रखे हुए हैं, और आज इन्हें भारत में पारसी कहा जाता है, और ये लोग ज़्यादातर मुंबई और गुजरात के कुछ हिस्सों में बसे हुए हैं। हमारे देश के कई बहुत बड़े मशहूर और उद्योगपति लोग, मशहूर लोग पारसी समुदाय से हैं, जैसे आपने देखा होगा टाटा, गोदरेज, वाडिया, पूनावाला और मिस्त्री परिवार। इसके अलावा भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा भी इसी पारसी समुदाय से हैं। पारसी धर्म की मान्यताएं, रीति रिवाज और देवी देवता हमारे सनातन धर्म से काफी मिलते जुलते हैं, और दोनों धर्मों में आग और यज्ञ को पवित्र माना जाता है। जैसे सनातन धर्म में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है, वैसे ही पारसियों के लिए एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता। इन दोनों धर्म ग्रंथों की भाषा और इनमें लिखी मान्यताओं में काफी समानताएं हैं।
ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बाद अगर तख्ता पलट हुआ तो खamenei के बाद दो नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि खamenei के बाद कौन आएगा। तो पहला नाम है 65 वर्ष के रजा पहलवी। ये ईरान के आखिरी शाह के निर्वासित बेटे और क्राउन प्रिंस हैं और इस समय ये अमेरिका में रहते हैं और सोशल मीडिया के जरिए ये लगातार प्रदर्शनकारियों तक अपने संदेश पहुंचा रहे हैं। और दूसरा नाम है 77 वर्ष के हसन रूहानी। ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं और उन्हें एक सुधारवादी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। आज भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान का हमारा दूतावास वहां मौजूद भारतीय छात्रों के संपर्क में है और उन्हें अब तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। यानी ईरान में मौजूद करीब 2500 भारतीय छात्र अभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। Insofar as the situation in Iran is concerned, I mean, it's a country that we have a very close relationship with. So we are watching the developments that are taking place there, the disturbances that one can see on the streets over there. We have a significant community of expatriate Indians and also students from India in Iran. Our embassy, despite the restrictions that are in place on information, etc., has been able to reach out to the student community and has managed to find out that they are all good, they are doing well, and they have not faced any difficulties thus far. We have advised all of our compatriots there to rest in place, to not venture out. तो ईरान में आने वाले कुछ दिनों में स्थिति बहुत संघर्षपूर्ण रहने वाली है और ईरान पर पूरी दुनिया की नज़रें इस समय लगी हुई हैं और लोग जो देखना चाहते हैं वो ये कि अमेरिका का ईरान पर क्या रुख रहेगा। क्या अमेरिका ईरान में भी वही कर सकता है जो उसने वेनेजुएला में किया। और देखने वाली बात ये भी होगी कि ईरान के जो दोस्त हैं रशिया और चाइना, ये लोग क्या करेंगे। अगर अमेरिका ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा ईरान में तो फिर चीन भी ऐसा कोई बड़ा कदम उठा सकता है। ये बहुत देखने वाली बात है और आप यकीन मानिए इस समय पूरी दुनिया का जो एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है वो है ईरान। इसलिए ईरान की जो सबसे विस्तृत कवरेज होगी वो आप हमारे इस शो में देख पाएंगे डिकोड में। और ईरान को लेकर जितनी भी थ्योरीज चल रही हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, उन्हें सरल भाषा में हम आप तक लगातार ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे वहाँ के ताज़ा हालात को।